नमस्कार। और कैसे हो? मैं वीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर से। आज अपनी क्लास है 12th क्लास एग्रीकल्चर में फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आज कृषि मौसम विज्ञान का चैप्टर 5। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, कृषि संबंधी मौसम विज्ञान की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? मौसम विज्ञान की बात करेंगे। और मौसम विज्ञान में मुख्य प्रश्न हमारे उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। तो जो आए हुए क्वेश्चंस है उनको मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से कर लिए तो ये पार्ट लगभग कवर हो जाएगा। इसके 2 या 3 लेक्चर में अपन पूरा कर देंगे। तो अभी अपन पढ़ेंगे कृषि मौसम विज्ञान। कौन सा? कृषि मौसम विज्ञान। ऐसा मौसम विज्ञान की संबंध में बात करेंगे जो कृषि से संबंधित हो। तो अब पहला प्रश्न आता है हमारे सामने। क्या आता है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात वर्षा होती हैं वो कितने प्रकार की हैं। क्या वर्षा होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो दूसरा इसके आधार पर बोलेंगे उत्पत्ति के अनुसार। किसके अनुसार? के जो वर्षा होती है वो कैसे प्रकट होती है, कहाँ से प्रकट होती है, कैसे उत्पत्ति होती है वर्षा की, वो हमारा मूल भी इसको समझ ले, एक बार में याद हो जाएगा। तो देखिए कहाँ से देखेंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर अपन देखेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्षा में सहयोग करने वाली दिशाओं के आधार पर भी अपन लोग इसे बोल सकते हैं। तो आपको मैं ये जो लिखा हुआ ना, यूं चुटकियों में याद हो जाएगा हमारा। तो देखिए मैं आपको इस चित्र से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो पानी भरा होता है, क्या भरा होता है? जो पानी भरा होता है उस पानी पर जब गर्म धूप पड़ती है या गर्मी बढ़ जाती है तो पानी ऊपर उड़ने लगता है। क्या बन के? बाष्प बन करके। क्या बन के? बाष्प बन के जो उड़ने लगता है। तो ये लिखा है एवापोरेशन। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। तो एवापोरेशन यानी पानी भाप में चेंज हो जाता है, बाष्प में। तो बाष्प कैसी होती है? गर्म। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगी तो इसमें क्या क्या होगा? वायु के साथ में जल भी होगा। क्या होगा? जल भी होगा। तो क्योंकि गर्म पानी से हमारे पास पानी उड़ने लगता है भाप के रूप में, और नीचे पानी कम होने लगता है और ऊपर जाने लगता है। तो इसमें जो एरो में दिख रहा है तो बाष्प प्लस जल दोनों हैं, ये दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्शन। इसे हिंदी में बोलेंगे संवहन। तो यहाँ संवहन अर्थात वहन करना यानी चलना। किसको लेके चल रहा है? पानी के अणुओं को। तो पानी के जो कण हैं वो भी इसमें चेंज होके जा रहे हैं बाष्प के रूप में। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इस घटना को हम संवहन बोलेंगे। संवहन होने के बाद जैसे ही अपन ऊपर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर ऊपर बहुत ही कितने गए? कम है, अर्थात माइनस में है टेम्परेचर। तो वो पानी जा करके फिर से बाष्प काय में चेंज होने लगती है, काय में चेंज होने लगती है? पानी में। तो इस घटना को हम बोलेंगे संघनन। संघनन अर्थात जो बाष्प गई थी वो ऊपर जाके ठंडी होने लगती है और वह बाष्प काय में चेंज होने लगती है पानी के छोटे छोटे कणों में। अब पानी के छोटे छोटे कण मिलकर के बड़ा कण बनाएंगे, और बड़े कण में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वह नीचे की ओर खींचने लगता है। तो स्वाभाविक है कि ऊपर से जाकर के पानी वो ठंडा होकर के फिर बरसने लगता है। तो इसे हम देखेंगे कि ये बादल हो जाएंगे। जैसे ही ठंडे इलाके में बाष्प पहुंचेगी तो धरती पर से हमें क्या दिखेगा? धरती या पृथ्वी से हमें क्या दिखाई देगा? कि बादल हो गए। जबकि बादल क्या है? जिसमें जल बाष्प है। क्या है? जल बाष्प है जो ठंड होके कोहरे की तरह दिखाई देने लगेगी। इसे हम कहेंगे बादल हो गए, अब तो बरसात होगी। तो होगी बरसात। अब देखेंगे हम जैसे ही ठंडे होता है तो पानी की बूंदें आपस में मिल करके पूरे इसमें से और क्या होने लगता है? ये बरसात होने लगती है। क्या होने लगती है? बरसात होने लगती है। ये है वर्षा के प्रकार। पहला कौन सा वाला है? संवहन द्वारा, या अब कह सकते हैं ये इतना हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये समुद्र है। समुद्र पर जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से जल और बाष्प एक साथ ऊपर उठेंगे। ऊपर उठ के जब जाएंगे तब इसे संवहन कहेंगे, और ऊपर जाके जब ठंडे हो जाएंगे तब इसे संघनन। घने होने लगते हैं बादल, हमें धरती पे से दिखने लगते हैं, कम के लेने को बादल हो गए।
जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो वह पानी के रूप में नीचे आने लगते हैं, हम कहेंगे बरसात होने लगी। अब क्या है लिखा हुआ वो देखेंगे, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अब देखेंगे कि संवहनीय वर्षा, जैसे संवहनीय क्यों कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, संवहन से। कैसे उत्पत्ति हो रही है, संवहन से। तो उत्पत्ति के आधार पर थे, एकदम सब कुछ क्लियर हुआ ना। किसके बेस पे थे, संवहन या उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ से उत्पत्ति हो रही है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर यह वर्षा, पहली वर्षा संवहनीय है। संवहनीय कौन सी है, क्योंकि ये संवहन द्वारा ऊपर जा रहा है तो संवहनीय वर्षा कहेंगे। चलो ठीक है, संवहनीय वर्षा है ना, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। इस तरह की वर्षा गर्म अर्थात आधे गर्म या संवहन धाराओं, आ गए अपने आप आंसर, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के दिनों में पृथ्वी की अत्यधिक गर्मी, पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर वायु धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जैसे धरातल से ऊपर उठती हैं, जैसे जैसे धरातल बोले तो यहाँ से, ये पृथ्वी का धरातल है, धरातल से ऊपर उठती हैं तो फैलकर वो ठंडी हो जाती हैं। ऊपर जाके क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। कहाँ पर होंगी ठंडी, यहाँ पर क्या होने लगती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऐसी संवहन धाराएं पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं, यानी पूर्ण ठंडी हो जाती हैं, जिसके पश्चात संघनन होने लगता है। संघनन माने गाढ़ी होने लगती हैं और वर्षा होती है। यह वर्षा मूसलाधार के रूप में यानी एक संग तेजी से जमीन पर आने लगता है, क्योंकि बाष्प गर्म होती है तो ऊपर उठती है, किंतु जब ऊपर जाके ठंडी हो जाती है तो बाष्प पानी में चेंज हो जाती है, पानी में वजन बढ़ जाता है और पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे वो आना शुरू हो जाती हैं, जिससे इसका अत्यधिक भाग नदियों में, समुद्र में, नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। तो वर्षा हुई धरती पे, धरती से पानी इकट्ठा हुआ नदियों नाले में, और उसके बाद है ना, उसके बाद वह कहीं में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। अच्छा ये आपने सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। दूसरी आ गई हमारे पास बरसात, पर्वतीय वर्षा। तो देखो पर्वतीय वर्षा में हम बात करेंगे, क्या देखेंगे, पर्वतीय वर्षा में संघनन यानी गाढ़ा होने के पश्चात होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। गर्म आर्द्र वायु को पर्वतों के टकराने से, यहाँ आप सीन देख रहे होंगे, ये पूरा ये इलाका है समुद्री और पानी का इलाका है, और इससे जो भाप उठती है और उससे हवा से ऊपर उठेगी, तो हवा से जो पूरा पहाड़ है इतना हिस्सा, तो पहाड़ों से जैसे टकरा करके कहाँ चढ़ेगी, ऊपर। संबंध में तो डायरेक्ट ऐसी जा रही थी बिल्कुल, जिससे गांव में करे महसूसा पड़ा, एकदम पूरी ऊपर जा रही थी हवा। इसमें क्या हो, हवा तो चल रही है लेकिन पहाड़ से टकरा गई, और पहाड़ से टकरा कर जो गर्म हवा थी वो कहाँ पहुंच गई, ऊपर, और ऊपर जाके वही काम हुआ, संघनन। क्या हुआ, संघनन। तो क्या हुआ, जो बाष्प पानी था, कौन सा बाष्प वाला पानी था, वो कंडेंसिंग हो गया, अर्थात घना हो गया और गाढ़ा हो गया। ठीक, तो अगला देखेंगे इसके बाद कि ये जब पर्वत से हवा टकरा के बड़ी थी तो उत्पत्ति किससे हो रही है, बताएं, पर्वत से। किससे हो रही है, पर्वत से। तो वर्षा का नाम क्या होगा, पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। ये वर्षा कभी कभी कम क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वत के जितने एरिया साइज है उससे जितनी हवा टकराई उतनी हवा ऊपर उठी, तो कहीं जाकर के जब बरसेगी तो एक पर्वत जैसी ही बरसेगी। तो अपन लोग बात करते हैं कभी, देखो वहां तो बहुत वर्षा हुई, हमारे यहाँ सूखा है। कई बार तो देखते हैं जो खेत आगे वाले ने बरसात हुई, हमारे यहाँ सूखा ही बना रहा। तो ये कम ज्यादा बरसात का जो एरिया होता है वो पर्वतीय वर्षा में ही ऐसा होता है, क्योंकि पर्वतों के कारण, पर्वत पूरी धरती पे एक साथ तो है नहीं, तो कई जगह पर्वत है, उन जगहों पर पर्वत की बराबर ही हवा उठेगी तो ये पर्वत के बराबर ही बनेगा, तो पर्वत के बराबर एरिया में ही पानी बरसेगा। इसका मतलब ये है कि पूरी धरती पे एक साथ नहीं गिरेगा ये पानी, छोटे मोटे जगहों पर ये गिरता रहेगा। ठीक है, अब आता है अगला। अगले में हम बात करते हैं कौन सी वाली है, यहाँ पर देखेंगे
चक्रवाती वर्षा। कौन सी बात है? चक्रवाती। हमारे धरती पर दोनों तरफ से वर्षाएं होती हैं, इधर से भी वर्षा का हवाएं आ रही हैं और इधर से भी हवा आ रही है, एक जगह जाकर के टकरा जाएंगी। यानी हम बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से भी हवाएं आ रही हैं, इधर गुजरात साइड से भी हवाएं आ रही हैं और कई जगह दोनों तरफ से हवा आके टकराएंगी। तो जमीन में अंदर तो जा नहीं सकती, ऊपर उठ जाती हैं और तेजी से हवाएं पूरे पेड़ों हिलने लगते हैं और हवा को जो पानी की जो बरसात होगी उनकी बूंदें टेढ़ी टाइप की होंगी, यानी गिरती हुई, झुरती हुई। अर्थात हम कह सकते हैं संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा कैसी होगी? पर्वतीय वर्षा होगी। कौन सी होगी? सॉरी, ये होगी। हाँ, धरातल पर चक्रवातों के कारण प्राप्त होने वाली, ये चक्रवात बोलते हैं इसको, साइक्लोनिक चक्रवात। चक्रवात तो यहां से सीधा इधर को चढ़ेगी और इधर से आएगी, तो ये चक्रवाती वर्षा कहलाएगी। इस तरह की वर्षा शीतोष्ण यानी ठंडे वाले कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रों में ज्यादातर होती है। जैसा ऊपर लिखा वैसा आप लिखें, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है ना साइक्लोनिक रेनफॉल, उसको भी लिखें एक साथ में। ठीक, चलो अच्छा है। तो ये हमारे पास तीसरी वर्षा हो गई। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आ गया मौसम और ऋतु में अंतर। किसमें? मौसम और ऋतु में अंतर लिखिए, है ना। राइट द डिफरेंस इन द वाटर एंड सीजन, वो वेदर एंड सीजन। तो वेदर और सीजन में क्या अंतर होता है, तो देखेंगे हम लोग वेदर और सीजन में अंतर। तो यहाँ आप देख लो कि अभी अब आप लोग और सब हम लोग बैठे हुए हैं, एक से तेज हवाएं आने लगी और एकदम पानी भी बरसने लगा। तो ये क्या हुआ? ये मौसम चेंज हो गया। 3-4 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है, आज बढ़िया धूप आ गई तो हम कहेंगे आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। बहुत दिन से गर्मी पड़ रही है और एकदम पानी बरस जाए हल और हवाएं तेज चल जाए तो यार मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो मौसम एक दिन में एक बार या 2 बार चेंज हो सकता है, तो मौसम तो एक दिन की घटना होती है। तो और ऋतुएं यानी सीजन ऐसे होते हैं कि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, फिर अगला गर्मियों का सीजन आ गया, फिर ऐसे ऐसे बसंत ऋतु आ गई। तो ना ऋतु भी कहेंगे सीजनों को। तो बसंत ऋतु, शीत ऋतु, है ना, ये ऋतुएं आती हैं, इसको इनको अपन सीजन कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि मौसम बहुत खराब हो गया तो सारे मोटरसाइकिल वाले, टैक्सी वाले और तेजी से भाग रहे हैं, यार मौसम खराब हो गया, चलो चलो घर चलते हैं। तो ये हुआ मौसम। क्या हुआ? मौसम। और ये हो गया सीजन। सीजन के अनुसार सीजन को बांट सकते हैं, चाहे तो ये ऋतु बोल सकते हैं इनको। तो ये 1 2 3 4 ऋतु हमारे सामने हैं। तो 3-3 महीने की हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 चौक 12 ऋतुओं में बांट सकते हैं। एक पतझड़ भी आता है, बरसात भी आती है और यहाँ पर स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु भी आती है, समर यानी गर्मियों की ऋतु भी आती है। ऋतुओं को अपन लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। क्या है? ऋतुओं को बांट सकते हैं हम लोग, ऋतुओं को या सीजन। तो ऋतु लगभग ऐसे समझ के लगो कि 3 महीना या 2 महीना की 6 ऋतुओं में बांटेंगे हम लोग इसको, तो 2 ऋतु आएंगी। और यदि 4-4 व 3-3 बांटेंगे 4-4 में, तो 3-3 ही करेंगे तो कितनी बार आ जाएंगी? 4। ऐसे हैं। तो 1 2 3 4। अब हम यहाँ अंतर के रूप में देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंतर के रूप में देख लेते हैं इसको। मौसम ये है और ये ऋतु है। क्या है? ऋतु है। तो इनमें क्या अंतर है ये देखेंगे। किसी स्थान पर समय विशेष के वातावरण की अवस्था यानी उस समय क्या स्थिति है, उसको हम मौसम कहते हैं। देखो अभी यहाँ गाड़ी चल रही थी रोड पर, एकदम पानी आ गया, गाड़ी तो चली रही थी हमारी, लेकिन एक संग पानी आ गया, अपन का मौसम खराब हो गया। चलो, तो जलवायु नहीं बदली, ऋतु नहीं बदली, केवल मौसम बदला है। काफी दिनों के बाद, लगभग कितने 2 महीने या 3 महीने बाद, संबंधित कुछ घटनाएं होने लगती हैं कि सर्दी से गर्मियों में चेंज हो रहे हैं और बरसात से अपन लोग में चेंज हो रहे हैं रवि के दिनों में यानी शीत ऋतु में। तो ये योग को क्या कहेंगे? ऋतु कह सकते हैं अपन लोग। तो काफी दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के योग को, तो क्या मौसम मिलकर के ऋतु नहीं बना सकते? कब बन सकते हैं? अर्थात कई दिनों की घटनाओं में मौसम के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कई दिनों को मिलाते हैं, एक क्या कह सकते हैं? ऋतु कह सकते हैं या सीजन कहेंगे। मौसम हर समय अस्थायी होता है।
सुबह बदल सकता है, शाम बदल सकता है, दिन में बदल सकता है, रात में बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। ये तो अस्थाई है, ये तो बदनाम है ही। क्या बदनाम है कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो नहीं जाओगे। तो वही वाला है कि इसमें मौसम तो बदलता ही है। तो मौसम को उदाहरण इसलिए लगा है क्योंकि मौसम बदलने वाला ही होता है। अब आता है हमारे सामने ऋतु के अंतर्गत मौसम काफी समय तक स्थायी रहता है। ये 2 महीने 3 महीने ऐसे स्थायी रहेगा। मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन पर डे की घटना को बताएगा। किसको बताएगा? प्रतिदिन की घटनाओं को बताएगा। अब ये आएगा ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करता है ना। ऋतु पृथ्वी की गति पे। तो 2 महीने 3 महीने में धरती की क्या हो सकती है, कुछ अक्षांश चेंजेज होते हैं, उससे ये ऋतु चेंज होते हैं। ऋतु के बाद उसमें जलवायु का चेंजिंग आएगी। चलो ठीक है। अब आएगी हमारे पास मौसम ऋतु का एक आंशिक भाग है, यानी ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। ये कह सकते हैं मौसम का योग क्या कहलाएगा? ऋतु कहलाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने ये मौसम और ऋतु की बातें सामने आई। तो हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो अभी हमने देखा ये वाला कि ये मौसम 1 घंटे बाद बढ़िया धूप करने लगे, बरसात खत्म हो जाए, तो सीजनों को नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ देख रहे हैं ये बरसात के दिन है और ये देख रहे हैं सर्दियों के दिन हैं। ये बसंत ऋतु है, ये समर ऋतु है। तो ये ऋतुओं को अपन ने बांट लिया 4 ऋतु में, और 4 तिया 12, तो 3-3 महीने और 2-2 महीने में बढ़ जाती है। वैसे टोटल 6 ऋतु होती है, लेकिन यहाँ अपन 4 में ही बांट लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से ऋतु समय के अनुसार बदलेंगे और मौसम तो ये घटना है, एक समझे हमेशा अस्थायी रहता है। अब आता है हमारे सामने जलवायु और मौसम में अंतर। जलवायु और मौसम में अंतर क्या? जलवायु और मौसम में अंतर। तो देखो जलवायु और मौसम में अंतर करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो जलवायु और मौसम की बात करें अपन लोग, तो जलवायु और मौसम की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे जलवायु और मौसम में जलवायु क्या है और मौसम क्या है। एक वर्ष में 4 जलवायु 3 जलवायु बनेंगी। जरा देखो कैसे बनेंगी। 4 तो 4-4 महीने की बनेंगी, ठीक है। कितने की बनेंगी? 4-4 महीने की। 4 × 3 = 12, ठीक है। तो आज 4 महीने बरसात के और 4 महीने सर्दियों के और 4 महीना गर्मियों के और 4 तिया 12, अर्थात कह सकते हैं कि 4-4 मंथ का जलवायु होती है। अब जलवायु क्यों कह रहे हैं कि जल और वायु की जो परिवर्तन है उसकी बात करी जाती है इसमें, जल और वायु की। तो हम देखेंगे, हम जलवायु के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। तो वर्षा ऋतु, क्या? वर्षा ऋतु। गांव में 4 महीने की बात करते हैं। 4 महीना कौन होगा? बरसात के दिन होंगे। तो इसे लोग गांव में 4 माह मतलब चौमासा। चौमासा का मतलब है 4 मास, यानी 4 महीना बरसात होगी, तब इसे चौमासा कहेंगे, ठीक। तो 4 मास बरसात होगी तो 4 महीने बरसात के निकल जाएंगे और 4 महीना सर्दी के निकल जाएंगे और 4 महीना गर्मियों के निकल जाएंगे। अब आती है मौसम की। तो मैं अब बात करी है मौसम तो सुबह से शाम तक कई बार बदल जाए। तो मौसम तो कम समय में जल्दी बदलने वाली घटना है, जबकि जलवायु पूरे भारत में 4-4 महीने से 4 महीना भारत में गर्मी आ गई, 4 महीना बरसात आ गई, 4 महीना सर्दी आ गई। लेकिन मौसम तो हो सकता है कि केवल कुछ ही क्षेत्रों में हो, जैसे कि एक जिले में हो जाए, क्या हो जाए? एक जिले में दूसरे जिले में कोई परिवर्तन नहीं है। एक जिले में बरसात हो गई, दूसरे जिले में कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो बात करेंगे वो आएगा। तो किसी प्रदेश की जलवायु मौसम की दीर्घ यानी लंबी अवस्था है, लगभग 4 महीना की अवस्था को प्रदर्शित करता है। मौसम समय यानी अभी की कुछ भी घटना हो जाए, चाहे तो धूप निकल आए सर्दी के बाद या धूप में पानी बरस जाए, तो ये चेंज हो जाएगा। और दिन प्रतिदिन कभी भी बदल सकता है, इसकी कोई हमारे पास लिमिट नहीं है। किसी प्रदेश की दिन प्रतिदिन की दीर्घ
क्या दिन प्रतिदिनों का एक संयोग यानी बड़ी अवस्था को जलवायु कहते हैं। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद फिर बदल जाएगा। तो ये अल्पकालीन कम समय की अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि ये दीर्घकालीन लगभग 4 महीने, 4 महीने में कितने मौसम बदले होंगे तब जलवायु बनेगी। तो मौसमों का योग जलवायु है, जलवायु का योग मौसम नहीं है। अब आता है यहाँ पर जलवायु काफी समय बाद बदलती है, यानी अपन ने इसको अभी तक 4 महीने की बात करी है। मौसम कभी भी बदल सकता है। जलवायु के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। क्या की जाती हैं? फसलें उगाई जाती हैं। तो बरसात के दिनों की फसलें बोएंगे, कहीं सर्दियों की बोएंगे, फिर गर्मियों की बोएंगे। तो ये मौसम के अनुसार हम जलवायु के अनुसार बो रहे हैं। लेकिन मौसम के अनुसार की बात करें, मौसम तो सुबह से शाम तक बदल गया। सुबह दूसरी फसल बोली तो क्या शाम को दूसरी चेंज कर देंगे? क्या नहीं कर सकते। तो मौसम के अनुसार फसलें नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? मौसम के अनुसार फसलें नहीं हो सकती। सही है? क्या नहीं हो सकती? मौसम के अनुसार फसलें नहीं हो सकती और ना ही उगा सकते। जलवायु को ऋतुओं में बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जलवायु को ऋतुओं में बांटा जा सकता है। मौसम को तो दिन की घटनाएं ऐसे कैसे बदलेंगे? एक दिन में हो जाएगा, जबकि जलवायु तो 3 महीना 2 महीने के तक की होती है, 2 से 3 महीने की। अब आता है जलवायु मौसमों का योग है। क्या है? जलवायु ये बनी है, कई मौसम बदले थे 4 महीने में, कई बार बदले, तब जाके 4 महीना बरसात की जलवायु बनी। जबकि मौसम तो आज ही चेंज हुआ, आज ही खत्म। इसके अध्ययन को जलवायु के अध्ययन को क्या बोलेंगे? विज्ञान को जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसके अध्ययन को विज्ञान को मौसम विज्ञान कहेंगे। क्या बोलेंगे? मौसम विज्ञान। तो जो जलवायु विज्ञान में पढ़ी जाती है, जो मौसम विज्ञान में पढ़ी जाती है। ये इस प्रकार से हम करेंगे इसको। ठीक है? अब आता है हमारे सामने मौसम के विभिन्न तत्वों को लिखिए, अर्थात मौसम किन चीजों से मिलकर बना होता है। विभिन्न तत्वों को लिखिए। तो मौसम के तत्वों को जानेंगे कि जो मौसम बदलता है, गर्मियों में एकदम तेज धूप आ जाना, या तेज गर्मी पड़ रही है, एकदम पानी आ जाए, हवा चल जाए, तो क्या होता है। तो जिन घटनाओं से मौसम बनता है वही उसके तत्व कहलाएंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बरसात हुई तो पानी या बरसात मुख्य घटक हुआ। बरसात ने क्या किया? टेम्परेचर को डाउन किया या ताप को कम किया तो ताप दूसरी घटना हो गई। ताप कम कब हुआ? जब हवा गीली हो गई पानी से, तो हवा चलने लगी और उसमें हवा में क्या है? गीलापन यानी आर्द्रता यानी नमी। तो नमी आ गई तो क्या तत्व हो गए? 4। तो इनकी हम बात करेंगे। तो ये ही मिलकर के बदलते हैं। तो क्रम समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्षा हो जाएगी तो क्या में चेंजिंग आएगी? तापमान में। तो तापमान को हम नाप लेंगे यहाँ पर। तो मौसम का प्रमुख तत्व कौन है? तापमान। ठंड पड़ रही है और गर्मी पड़ने लगे तो अपन कहेंगे क्या मौसम अच्छा हो गया। सही है? तो मौसम इन तत्वों से मिलता है। यदि गर्मी पड़ रही है और पानी बरस जाए तो कहेंगे मौसम अच्छा हो गया। तो बढ़िया इस समय सर्दी का टाइम है मान लो, और बढ़िया एकदम धूप आ जाए, धूप क्या करेगी? तापमान को बढ़ा देगी। तापमान को बढ़ा दिया, आज तो बढ़िया मौसम बढ़िया होगा यार, आज तो 3 दिन मर गए ठंड के मारे, हाँ ऐसे हो रही थी, अब धूप में बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये तापमान में वृद्धि हुई और मौसम चेंज हो गया। तो मौसम का प्रमुख तत्व कौन माना जाए? तापमान। तापमान के परिवर्तन यानी कम ज्यादा होने से मौसम में परिवर्तन होता है। और तापमान सूर्य की विकिरण में प्रकाश आने लगा, सूर्य की विकिरण ऊर्जा अवशोषित करके यानी सोख करके गर्मी पैदा हो जाती है। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उन्हें धरती पर सोखने लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक तत्व हमारे सामने कौन हुआ? तापमान। दूसरा तत्व हम कहेंगे बरसात। क्या कहेंगे? बरसात कहेंगे। तो देखिए आगे, किसी भी स्थान की मौसम और जलवायु के लिए निर्माण में मौसम और जलवायु दोनों किससे? बरसात से बदल जाते हैं। तो बरसात का विशेष महत्व रखा गया है।
वर्षा द्वारा ही जलवायु, वर्षा द्वारा वायुमंडल की गीलापन आ जाएगा। वर्षा से क्या होगा? गीलापन, यानी आर्द्रता। गीलापन माने आर्द्रता। यानी हम कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में क्या, बरसात के दिनों में हमने देखा है कि कपड़े अपने आप सीड़ जाते हैं, गर्म वो हो जाते हैं, गीले गीले से हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता से हवा कैसी हो जाएगी? गीलीपन, और हवा चलेगी तो अब ठंडी होने लगी। जब हवा सूख जाती है तब हम कहते हैं हाँ बहुत लू लग रही है, जलन पड़ रही है आप पैरों में। तो सूखी हवा जब चलेगी तो इसे बोलेंगे कौन सी? गर्म और लू। जब बरसात हो जाती है तो गर्म और लू कहने चेंज हो जाती है ठंडे में, तो उस घटना को हम बोलेंगे आर्द्रता, मॉइस्चर। अब हम देखेंगे ह्यूमिडिटी, सॉरी ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको। आगे या धरातल पर आ जाती हैं। वर्षा के जल द्वारा सभी पेड़ पौधों के लिए पानी भी उपलब्ध होता है, ये भी सत्य है। तो आप देख रहे हैं कि ये वर्षा हो रही है या वर्षा होने लगी है, आप देख सकते हैं इस तरह से वर्षा होके, और मौसम कैसा हो गया? एकदम ठंडा, धूप नहीं पड़ रही है। ठीक, अब आता है यहाँ से आर्द्रता। आर्द्रता को हम इसमें ह्यूमिडिटीज के नाम से बोलेंगे आर्द्रता। तो गीलापन जो है इस तरह से कहीं आ जाए, तो जैसे आपने देखा होगा फ्रीजर में आ जाता है, कहीं कांच, गाड़ी के कांचों पे भी आ जाता है, ये देखने को मिलता है। तो ये है ह्यूमिडिटीज, है ना। जब देखो पानी बह रहा है आज तक किसी कांच पे इस तरह से आ सकता है। तो वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य, जो देख नहीं सकते, वो जल और वाष्प दोनों मिला के जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। ठीक, आर्द्रता वायुमंडल में कम होने से भी हवा का महत्वपूर्ण घटक है। यह आर्द्रता गैसीय अवस्था, कौन सी अवस्था? गैस। हवा क्या है? गैस है, और हवा में क्या घुला हुआ है? पानी। तो क्या बन गई? जलवाष्प ठंडी हो जाती है, इसे आर्द्रता कहेंगे। क्या बनेंगे? आर्द्रता। जलवाष्प तरल यानी पानी अवस्था में, तरल बोले तो पानी, पानी अवस्था में जल की बूंदों के में बदलने लगती है, और बर्फ हो तो वो ठोस अवस्था में भी बदल सकती है। बर्फ के कण भी बन सकते हैं, तो हिमकणों के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहती है। ये है इसका काम। तो हमारे पास क्या हो गई? आर्द्रता, वर्षा और तापक्रम। अब आगे हमारे पास हवा चलने की गति, तेज गति के बारे में बताएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे हवाएं की गति। पवन वायुमंडल, पवन वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक। पवन किसको कहते हैं? हवा को। ठीक है, पवन वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए हनुमान जी को क्या कहते हैं? पवन पुत्र वीर हनुमान। तो पवन माने हवा। यह तापक्रम व वर्षा पर क्या? तापक्रम व वर्षा पर नियंत्रित रखता है, यानी इसी के कारण क्या होगा? वर्षा होनी है कि नहीं होनी है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। धरातल पर तापमान की विभिन्नता के कारण, धरातल मतलब धरती पर, विभिन्नता का मतलब है जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ रही है, बंबई साइड चले जाओ तो गर्मी हो रही है। तो भिन्न भिन्न तल पर अंतर है किसका? तापमान का। तो जम्मू कश्मीर में कैसा? एकदम ठंडा, कम तापमान है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, लेकिन बंबई साइड में चले जाओ तो गर्मी हो रही है। तो धरातल पर यानी पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अंतर हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? हवाएं चलने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? हवाएं चलने लगती हैं, कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर को उड़ती हैं, उनकी जगह जो खाली स्थान होता है उसे भरने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं। इस प्रकार से हवा धरती पर चलने लगती हैं। अर्थात कभी आपने अनुभव किया है कि हवा चला कौन रहा है? ऐसा कौन है कि जो हवा चला रहा है? तो धरती हमारी ऊंची नीची है। क्या है? ऊंची नीची है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या होता है? हवा ऊपर उठती है, उनके स्थान को लेने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं जगह घेरने को, तो हवाएं चलने लगती हैं। हो गया। तो पवन वायुमंडल के मतलब विभिन्नता के कारण निम्न एवं उच्च वायु भार, निम्न वजन और ज्यादा वजन, भार माने वजन, भार होते हैं, जिसके कारण लंबवत या क्षैतिज अवस्थाओं में, लंबवत माने ऐसे, मतलब क्षैतिज ऐसे और लंबवत ऐसे। ठीक है, तो ये लंबवत क्षैतिज अवस्था में वायु प्रवाहित होती है, यानी हवा चलने लगती है। वायुमंडल में विभिन्न घटित यानी प्रोसेस को होने वाली विभिन्न घटनाएं इसी का ही रूप है। तेज हवा होती है, पेड़ टूटने लगते हैं, जो देख रहे हैं आपको, तेज हवा के कारण पेड़ टूटने लगे, ये सब
पवनों की गति के कारण ऐसा होता है। अब आता है अगला सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य उगेगा क्या होगा, जब सूर्य उगेगा तो तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान के कारण मौसम बदलता है, ये निश्चित है। क्या है, तापमान बदलता है, ये निश्चित है। ठीक है जी, अपन पढ़े आए तापमान वाला, सूर्य के प्रकाश वाला। तो सनलाइट, पौधों की वृद्धि व वनस्पति विकास, पौधों की वृद्धि भी होना तो ताप चाहिए, और पौधों का विकास भी चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश एक तो क्या देगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण तो देगा ही देगा, और पृथ्वी पर टेम्परेचर भी बनाए रखेगा, जिससे सब लोग गर्म बने रहे। तो ये कह रहे हैं कि पौधों में वृद्धि व वनस्पतिक विकास के साथ साथ में वितरण भी होता है इसका, जिससे कि फसलें प्रभावित होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किसकी रहती है, मौसम में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सूर्य का विकिरण यानी जो लाइट आती है, उसकी किरणें, विकिरण धरातल पर CO2 से सोख लेती है। क्या कर लेती है, CO2 सोख लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित या सोख लेती है, अवशोषित हो जाती हैं, जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होने लगता है। तो गर्म क्यों होगा, कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी, और जहाँ पर वायुमंडल के नीचे हिस्से पे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ CO2 होती है, CO2 का सोख लेती है, तो ये हिस्सा गर्म होने लगता है। ठीक, मौसम में परिवर्तन होने लगता है। बस जब गर्म हुआ तो मौसम में परिवर्तन हुआ। गर्म हुआ का मतलब ताप बढ़ा, ताप बढ़ा तो आप जानते ही हैं क्या हुआ। ठीक, भारतीय वर्षाओं की विशेषताएं, क्या, भारतीय वर्षाओं की विशेषताएं, अथवा हम दूसरा कह सकते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है, क्यों। तो ये जो है अब आराम से समझ सकते हैं इनको, बहुत इजी है ये वाला पार्ट। तो विशेषता का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय वर्षा का मतलब है हमारे यहाँ जो वर्षा होती है बस उसी की चर्चा करना है। क्या करना है, उसी की चर्चा करना है। तो देखेंगे क्या होता है। जिस तरह से हम बात करते हैं, बस विशेषता का मतलब यह है कि कई बार से जल्दी आ जाती है जून जुलाई में, कई बार अगस्त में आती है, कई बार वर्षा आती ही नहीं है, कई बार इतनी आती है कि फसल को भी गला देती है। तो ये हमारी भारत की वर्षा है। कई वर्ष 4 महीने हो जाती है, कई वर्ष 2 महीने होती है, कई वर्ष वो 2 दिन ही होके रह जाती है। तो हमारी भारतीय वर्षाओं की विशेषताएं आप समझ ही गए कैसी हैं। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहे, तो देखो कैसी हैं। हमारे देश में वर्षा के दिन कैसे हैं, बहुत ही कम है। यानी 4 महीना का मतलब है चौमासा में बोलना चाहिए, 4 मास बरसात होनी थी, वो कैसे हैं, वो कम है, 4 महीने नहीं है। भारत में लगातार वर्षा नहीं होती है, कई एक साल वर्षा ज्यादा, एक साल सूखा ही पड़ गया। ठीक, बल्कि अंतराल से होती है, यानी एक साल बरस गया, एक साल नहीं बरस रहा। दूसरा आती है भारतीय वर्षा वितरण असमान है। पता पड़ा कि दिल्ली जम्मू कश्मीर इधर खूब पानी बरस रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, गंगा उफान पे जा रही है यूपी इधर में। अब इधर तो चले जाओ अपना राजस्थान, उधर पानी बरस ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश का इधर के इसमें पानी बरस ही नहीं रहा। तो ये असमान वर्षा है, समान नहीं है कि पूरे देश में एक समान वर्षा नहीं होती, इसलिए भारतीय वर्षा बदनाम है। हो गया। किसी भी वर्ष वर्षा निश्चित समय पे जून जुलाई में आ जाती है, तो कभी कभी निश्चित समय से ही पूर्व बरस जाती है, कभी कभी मौसम पूर्व मतलब निश्चित अनुमान के बाद भी बरसती है। तो इसका निश्चित समय नहीं है कि नहीं साहब 1 जुलाई से 1 जून से बरसात होगी और अक्टूबर तक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा जुलाई का महीना सूखा निकल जाए। अब आती है कभी कभी मानसून निश्चित समय पर नहीं आते हैं और सूखा सहन कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, ये इनकी विशेषता हैं। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय वर्षा की विशेषताएं हुई। कभी कभी हमारे पास वर्षा अधिक हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा दिया भारतीय वर्षा लगभग 75% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। दूसरा दिया है अवर्षा अनियमित अनिश्चित होने के कारण न किसी भाग में सूखा अकाल बढ़ जाता है, तो किसी भाग में खूब बाढ़ आ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको शॉर्टकट में कि
असमय वर्षा हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, इससे फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। ना तो कंप्लीट फसलें हो पाती हैं और हो भी जाती हैं तो बह जाती हैं पानी में। समस्या का समाधान करना पड़ता है, इसके लिए कब जब सूखा अकाल पड़ने लगता है तो हमें समस्या का समाधान करना होता है। अतः इन सब कारणों को देखते हुए भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर कैसी है, मानसून का जुआ कहा जाएगा। अर्थात हम अपने ऊपर निर्भर नहीं है, मानसून के निर्भर हैं, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कल।